Welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subjects. Today the topic is potential energy of an electric dipole in the uniform electric field. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप इससे पहले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो एनर्जी होती है जो उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट डाउन इट इज द एनर्जी possessed by electric dipole due to its particular position in electric field. So what is it? बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोजीशन है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर के द्वारा पोजेस की जाती है, स्टोर्ड होती है उसके अंदर, तो वही होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, आफ्टर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले रखा है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगी जो कि पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इंडिकेट करेंगी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट किया है। जैसा कि आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन जो है वो इधर की साइड है, तो बेसिकली ये यहां से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव की साइड जा रही है। ओके, अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम यहां पर लेंगे, लाइक इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज नेगेटिव क्यू, दिस इज पॉजिटिव क्यू। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यहां इसका सेंटर हो गया, इसकी जो लेंथ है दैट इज 2a। अब हमें पता है यहां पर पॉजिटिव कोई चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द क्यू इन दिस वे, और इसको हम नेगेटिव क्यू भी कहेंगे। ओके, इन द सेम वे ये नेगेटिव चार्ज इधर की साइड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और ये हमारा डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस फोर्स को हम लिखेंगे प्लस क्यू ई। ओके, यहां तक सभी को समझ में आया? एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्यों आया हुआ है। बेसिकली 12th क्लास का कोई भी स्टैंडर्ड हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे 12th क्लास की सीबीएसई एचबीएसई कोई भी बोर्ड हो, हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या के लिए ही हमें स्टडी करने होते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारे केसेस नहीं आते डाइपोल के लिए। ओके, तो आप निश्चिंत होकर केवल यूनिफॉर्म को ही कर लें। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कंसीडर एंड डाइपोल हैविंग चार्ज either charge q and separated by a distance 2a which is placed in an electric field at the angle theta. This is the angle theta. मैंने यहां क्यों बनाया, मैं यहां क्यों नहीं बना रहा, यहां भी आप बना सकते हो कहीं पर भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। ओके, तो इसके अलावा भी मैं यहां कोई ऐसे इलेक्ट्रिक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहां पे भी थीटा बना सकता हूं। तो इस डजंट मैटर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पैरेलल हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसे यही बना लें। So write down it is aligned at the angle theta in the
electric field, in a uniform electric field E. After that you can write down that the dipole moment of the electric dipole is P. Now the torque applied on electric dipole is equal to tau is equal to PE sin थीटा, जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो इसके ऊपर मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया है कि यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, वहां उस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट टू द पैरेलल फील्ड की डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा और उसकी वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इस टॉर्क की वजह से ये टॉर्क क्या करता है, दिस टॉर्क tries to align the dipole in the direction of electric field। तो मैंने आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स, फोर्स के कंपोनेंट्स भी दिखाए हुए हैं। अगर आप इनको भी अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा -q चार्ज पर जो फोर्स लगा हुआ है वो इस डाइपोल को बेसिकली इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव q चार्ज के ऊपर लगा हुआ है वो उसको उधर राइट साइड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो जब ये दोनों ही पुश करेंगे तो होगा क्या कि डाइपोल इस फोर्स की वजह से इस तरीके से पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करता है। अब मान लो ये स्मॉल एंगल डी थीटा से अलाइन हो जाता है, रोटेट हो जाता है थोड़ा सा। लेट डाइपोल इज रोटेटेड विद डी थीटा एंगल। तो अब वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे। अब हम इसको टोटल वर्क डन यहां से निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ओके, तो लेट the dipole change its angle from θ1 to θ2 due to torque। अभी ये डायरेक्शन यहां से आगे स्टार्ट होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो मुझे ऊपर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। टोटल वर्क डन विल बी, दैट इज W, और यू कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड ऑल्सो, इंटीग्रेशन ऑफ dW एंड इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। ओके, तो अब यहां पे टाउ की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, आपने लिखा भी है, दैट इज PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से जब इंटीग्रेशन होगा dW का तो वो बन जाएगा W, और यहां पर आपको पता है PE, देखो यहां पे डी थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन होना है वो होना है थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके, तो P और E के अंदर कोई भी टर्म थीटा की नहीं है, तो ये आपके बाहर चली जाएगी। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक सबको समझ में आया।
बेसिकली मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन ही क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, अगर हमें सिंपल वर्क निकालना होता और वो कांस्टेंट फोर्स के साथ लगता तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, इवन हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट यहां पर जो ये फोर्स है ये है कांस्टेंट फोर्स, और यहां पर जो टॉर्क लगा हुआ है वो लगा हुआ है वेरिएबल टॉर्क। ओके, आप इसको यहाँ टॉर्क की फॉर्म में लिखना चाहे टॉर्क इनटू में थीटा, सिंपल हम इस तरीके से कर सकते थे, बट यहां पर हमारा जो टॉर्क है वो कैसा है, वेरिएबल टॉर्क है। आपको कैसे वेरिएबल टॉर्क है, अब देखिए टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला था दैट वाज पीई साइन थीटा। पी और ई कांस्टेंट रहेंगे, डाइपोल के लिए पी कांस्टेंट रहेगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट जैसे जैसे हमारा डाइपोल का एंगल चेंज होगा टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हमारा टॉर्क चेंज हो रहा है दैट इज वेरिएबल, इसी वजह से हमें इंटीग्रेशन यहां पर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा कि हमें यहां पर इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है। आफ्टर दैट you will integrate it PE sin थीटा। अच्छा, हमारी लिमिट्स भी यहां पर पुट की जाएंगी जो कि थी हमारी θ1 टू θ2, तो θ1 से θ2, θ1 टू θ2, θ1 टू θ2। नाउ इट विल बिकम PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो माइनस कॉस थीटा विद इन द लिमिट्स ऑफ θ1 टू θ2। अब यहां दिस विल बिकम PE, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये बनेगा हमारा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। जो हमारी ऊपर वाली लिमिट रहती है वो पहले पुट होगी cos θ2, जो सेकंड लिमिट है वो दोबारा में पुट होगी और बीच में माइनस साइन आएगा। बेसिकली डिफरेंस यहां पर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क डन निकल गया। ओके, और हमें पता है कि यही वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसी बात को लिखोगे, दिस वर्क डन is stored in the electric dipole and it is called as the potential energy. So U is equal to W is equal to minus PE cos θ2 minus cos θ1। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो हमेशा ही निकाली जाती है किसी डिफरेंस के तौर पर। आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और वहां पर जो एनर्जी है उसके साथ एक दूसरे पॉइंट पर जो एनर्जी मिलेगी हमें उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि यहां पे कर रखा है, θ1 जब हमारी वैल्यू है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये दूसरा पॉइंट क्या हमारा θ2 है जहां पर हमारा एंगल, तो उसके साथ एनर्जी कितनी हो गई, PE cos θ2, और दोनों का डिफरेंस आकर बना तो वो क्या बना हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही किसी डिफरेंस एनर्जी के बीच में बेसिकली डिफरेंस के तौर पर लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट लेंगे जिससे हमारी ये इक्वेशन सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। उसके लिए लेट, या आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, व्हेन θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू θ। Okay, then U is equal to minus PE cos थीटा, θ2 क्या है यहाँ थीटा, तो मैंने थीटा रख दिया। आफ्टर दैट cos θ1, θ1 की जगह क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। अब cos 90 क्या होता है 0, तो इसी को हम पुट कर देंगे इसमें, दैट विल बिकम PE cos θ। अब देखिए, आपने पहले भी जब हमने टॉर्क किया था तो उसमें भी PE sin θ है तो किस में कन्वर्ट कर दिया था हमने उसको, क्रॉस प्रोडक्ट में, और यहां पर cos θ है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट में। ओके, सो इट विल बिकम P माइनस PE। ओके, इस तरीके से हमारी ये
पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां से यहां तक आप पहले इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट इट डाउन। तो हमारी डेरिवेशन अगर आती है केवल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो हमारी डेरिवेशन यहीं फिनिश हो जाएगी। U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यही हमारी डेरिवेशन फिनिश हो जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशल केसेस आर आल्सो आस्क्ड। तो देन द केस नंबर 1 इज द पोजीशन of stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम की हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी। ये कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन u इज इक्वल टू माइनस पीई cos 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1, so it will become minus p dot e। इसका मतलब है हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो नेगेटिव है। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन डायपोल is parallel to electric field, and this is the position of stable equilibrium। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको कि क्यों इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थोड़ा फिगर को हम देखें तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया डायपोल का, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। और 0 डिग्री एंगल के लिए हमारा जो डायपोल है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब वो इस तरीके से होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव चार्ज की साइड हो गया, और डायपोल का नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की ओर हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जिसकी वजह से हमारा डायपोल इसी पोजीशन में रहना चाहेगा। यही रीजन है कि इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, द सेकंड केस इज केस 2, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कब होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब हमारा थीटा 180 डिग्री होगा। ओके, देन इट विल बिकम u इज इक्वल टू माइनस पीई cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो ये क्या बनेगा? माइनस पीई इंटू में -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम पीई एंड दिस इज पॉजिटिव। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो इसके लिए आप भी यहां पर भी आप लिखोगे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल is maximum, so maximum when the dipole is antiparallel। to electric field E, and this is also called the unstable equilibrium। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब फिगर में अगर हम देखें अगेन, दिस इज द पॉजिटिव क्यू, दिस इज द नेगेटिव क्यू, और 180 डिग्री एंगल पर हमें जाना है। तो 180 डिग्री एंगल क्या होगा? ये जब हमारा पॉजिटिव क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की साइड आ जाएगा, और नेगेटिव क्यू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की साइड आ जाएगा। और इस टाइम पर क्या होगा
यहां पर भी रिपल्सन फोर्स होगा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, यहां पर भी रिपल्सन फोर्स होगा नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन होगी। ओके, बेसिकली आप अनस्टेबल पोजीशन में देखो, अगर एक बॉल हमारी जमीन के ऊपर पड़ी हुई है और दूसरी बॉल हमारी एक टेबल जिसकी हाइट लगभग 2 मीटर्स है या 1 मीटर है उसके ऊपर रखी हुई है, तो उन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन है? जो बॉल हमारी टेबल के ऊपर रखी हुई है। क्योंकि अगर जमीन पर पड़ी हुई बॉल को आप थोड़ा बहुत हिट करोगे, पुश करोगे, तो वो वही जमीन के लेवल पर रहेगी। बट अगर आपने टेबल के बॉल को ऐसे पुश किया तो वो जमीन की तरफ जाना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। ओके, तो अनस्टेबल पोजीशन किसकी हुई? जो हमारी बॉल टेबल के ऊपर रखी हुई है, जिसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। देखो टेबल के ऊपर जो बॉल रखी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। और जमीन पर जो बॉल पड़ी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। और यहां पर तो केस क्या हो गया? और नेगेटिव पहुंच गई, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि इसको 0 में लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि वो स्टेबल है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये स्टेबल का केस होगा और ये अनस्टेबल का केस होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। जैसे कि हमारी टेबल के ऊपर जो बॉल रखी थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी? पॉजिटिव। ओके, एक और केस बनता है इसके अलावा भी। द केस इज पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी का केस बनेगा यहां पर। तो जीरो एनर्जी के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। और cos 90 का होता है 0, और इस वजह से हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 0 व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हमारे तीनों केसेस फिनिश हुए। आप इनको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।